इस वक्त की अहम खबर आंध्र प्रदेश से आ रही है। आंध्र प्रदेश में एनपीआर पुराने फॉर्मेट पर होगा। जगन काबीना ने फैसला लिया है 2010 के फॉर्मेट पर रियासत में एनपीआर होगा। असेंबली में इस सिलसिले में करारदाद भी पेश करने की हुकूमत। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश से ये काफी अहम खबर है। जगन काबीना का फैसला है कि आंध्र प्रदेश में एनपीआर पुराने फॉर्मेट पर होगा। 2010 के फॉर्मेट पर आंध्र प्रदेश में एनपीआर होगा। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इसहाक जुड़ चुके हैं। इसहाक, जगन काबीना ने एक काफी अहम फैसला लिया है। एनपीआर आंध्र प्रदेश में लागू होगा लेकिन पुराने फॉर्मेट पे। हाँ मनोजा, आज जो सुबह से कैबिनेट जो मीटिंग हुई वो कैबिनेट में डिसीजन लिया गया कि जो एनपीआर फॉर्मेट है 2020 के 2020 के बदले 2010 में जो फॉर्मेट किया गया है उसके हिसाब से ही होगा। और जो मुसलमान जो है खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। और जो ऑब्जेक्शन जो क्वेश्चन है जो न्यू फॉर्मेट में उसको मरकजी हुकूमत के लिए चेंज करने का रिक्वेस्ट करना। और दूसरी तरफ जो है ना आने वाले असेंबली में जो बजट सेशन है उसमें एक करारदाद भी रखा जाएगा जो कि अब जो एनपीआर जो है ना वो पुराने फॉर्मेट में होगा। कल भी जगन ने क्लैरिफाई किया था कि एनपीआर के बारे में जो है वो डरने की कोई बात नहीं, मुसलमानों के साथ वाईएसआरसीपी हुकूमत रहेगी बोले। आज जो है ना पूरा इस पे ही डिस्कशन हुआ, एनपीआर को कैसे क्या करना और उसको जो है ना न्यू फॉर्मेट है उसे कैसा रोक लगा सकते हैं और दूसरे जो है ना ओल्ड फॉर्मेट में कैसे कर सकते हैं। इसके बारे में जो मरकजी के हुकूमत की तरफ से आए जो ऑर्डर्स है उसको कैसे करना क्या बोलते पूरी लगभग 1 घंटा इस पर डिस्कशन हुआ को बोल रहे। उसके बाद जो है ना फैसला लिया गया कि पूरा 2010 में जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में होगा बोल के मिनिस्टर जो है ना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो पेटनी नानी है उन्होंने क्लैरिफिकेशन पूरा दिया और जो मुसलमानों से बोला कि फौजदारी होने की जरूरत नहीं है। तो इसहाक, 2010 के फॉर्मेट पर एनपीआर होगा यानी कि रिलीजन रोल प्ले नहीं करेगा एनपीआर में आंध्र प्रदेश में। तो अक़लियत तबके के लिए कितनी राहत की बात है ये देखा जाए तो बड़ी राहत की बात है। कई पार्लियामेंट में जिस दिन सीए का बिल रखा गया उसी दिन से विजयवाड़ा और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में मुसलमान और दूसरे तंजीमी लोग के साथ और गैर मुस्लिम जो एसटी कम्युनिटी के है दूसरे लोग है सिख ईसाई सभी पूरे जो है ना इसको एतराज कर रहे। ये सही नहीं बता रहे। जो रिलीजन के मामले में जो एनपीआर लाया गया है उसे वापस लेने की बड़ी डिमांड की जा रही है। शाहीन बाग को लेके विजयवाड़ा में एक शाही बाग भी और शांति बाग जैसा जो है वो खवातीन लगातार कर रहे वो एहतजाज कर रहे। और दूसरी तरफ जो है ना मुस्लिम तंजीमों के जो जिम्मेदार है वो कई बार डिप्टी सीएम और सीएम और जो एमएलए है उन लोगों से मिलके कई बार पूछे कि किसी भी हालत में करना बोल के। अब जो देखा जाए तो एक तरफ से जो ये पॉलिटिकल डिसीजन बोला जा रहा है, कई बोले तो लोकल बॉडी इलेक्शन अभी जो है ना आने वाले हैं, इस तरफ से लिया गया डिसीजन भी मुसलमानों के लिए जो है ना ये बड़ी राहत वाला डिसीजन देखा जाए। तो अब इस फैसले से जो कि जगन काबीना ने लिया है, जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उन पर रोक लग सकती है? अब फिलहाल जो है ना एक तरफ से राहत तो आ गई कि डिसीजन लिया, मगर जो है ना जो बोला जा रहा है कि किसी भी हालत में अब मरकजी हुकूमत की तरफ से जो डिसीजन आया उसको जो ऑर्डर है उसको रोक लगाना बोले तो असेंबली में ये करारदाद पास करना जरूरी है। जिस तरह के अब बिहार में किसी दौरान किया गया उसी तरफ से एक जो डिसीजन लेना पड़ना उसको पूरा करारदाद करना पड़ेगा। उसी की वजह से जो अब असेंबली जो सेशन होने जा रहा है जो बजट सेशन जो लोकल बॉडी इलेक्शन के बाद उसमें पूरी तरह से रखेंगे बोल के मिनिस्टर भी बोल दिए गए। और दूसरे देखा जाए तो अब फॉर्मेट जो है ना पुराने फॉर्मेट में कैसा इम्प्लीमेंट करना उसको क्या करना बोल के उसी पर जो अफसर है वो भी एक रिपोर्ट तैयार करके देंगे। उसके बाद जो है ना करारदाद को कैसा करना बोल के डिसीजन लेंगे। बिल्कुल इसहाक, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।
आगे बढ़ते हैं। निर्भया आबरूरेजी और कत्ल मामले में पवन गुप्ता की रहम की दरख्वास्त सदर जमहूरिया ने खारिज कर दी है। अब मुजरिमीन के पास जान बचाने का कोई कानूनी रास्ता नहीं बचा है। इससे कबल सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने निर्भया केस के 3 दीगर मुजरिमों की रहम की दरख्वास्तें भी मुस्तरद कर दी थी। पवन की रहम की दरख्वास्त खारिज होने के बाद निर्भया इज्तिमाई इस्मत दरी के 4 मुजरिमों को फांसी का रास्ता साफ हो गया है। फसाद मुतासरा शुमाल मशरक़ी दिल्ली में जिंदगी मामूल की तरफ लौट रही है। सैकड़ों मुतासरीन इमदादी कैंपों में रहने पर मजबूर है। अदालतों में मामले जेर समाअत हैं। पार्लियामेंट में भी दहली फसाद की गूंज सुनाई दे रही है। ओपोजिशन इस पर बहस का मुतालबा कर रही है। इस बीच ज़राए के हवाले से खबर है कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज दिल्ली के फसाद मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। उन्हें इंतजामिया की जानिब से दौरे की इजाज़त मिली है या फिर नहीं, ये अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ है। ख्याल रहे कि दिल्ली फसाद में 47 अफराद हलाक जबकि 200 जख्मी हुए थे। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते असरात के पेश नज़र मरकजी वजीर सेहत ने दिल्ली के अस्पतालों के जिम्मेदारों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अस्पतालों को सहूलत में मजीद बेहतरी लाने की हिदायत दी है। मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब करते हुए हर्षवर्धन ने कहा कि 28 मामलों की तस्दीक की गई है। उनमें 3 मरीजों का कामयाब इलाज किया गया है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से निपटने के लिए 34 लैब्स कायम की गई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि एयरपोर्ट पर गैर ममालिक से आने वाले सभी अफराद की जांच की जा रही है। राजस्थान में इटली के 15 सयाहों में कोरोना वायरस की तस्दीक होने के बाद राजस्थान सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। राजस्थान सरकार ने इन जिलों में लोगों को नहीं जाने का मशवरा दिया है। जहां जहां इटली सयाहों का ग्रुप गया था वहां जाने से मना किया गया है। इंतजामिया ने लोगों से कहा है कि इन इलाकों में सफर करने से गुरेज करें। कोरोना वायरस हिंदुस्तान पहुंच चुका है। दिल्ली में वाक़े गंगाराम अस्पताल के सीनियर डॉक्टर एम वाली ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि लोगों में इस वायरस को लेकर खौफ है। उन्होंने कहा कि इससे डरने के बजाय इससे लड़ने की ज़रूरत है। उन्होंने कुछ एहतियाती तदाबीर भी बताई। आइए सुनते हैं। कोरोना वायरस को देश से भगाना है, उसको हराना है और उसको कैसे हराया जाएगा, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं गंगाराम के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर एम वाली। सर, जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस को लेकर खबरें आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। बहुत डरे हुए हैं। कल तो सुबह बहुत ही डर गए थे और कुछ लोगों ने तो, मेरे फैमिली में एक शादी थी वो कैंसिल कर दी है, उसको पोस्टपोन कर दिया है। तो बहुत डरे हुए हैं। लेकिन ये वायरस भी बहुत डरावना है, तो डर तो लाजमी है। और पहली बार ये ह्यूमन संक्रमण हुआ है तो किसी को इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। वो हम अपनी अज्ञानता के साथ जो भी मैसेजेस दे रहे हैं, हमको नहीं पता वो कितने सही हैं। तो ये बात मैं बिल्कुल कहूँगा, इसको एक्सेप्ट करूँगा। लेकिन जो वायरस और ह्यूमन के बीच में बैरियर पैदा करना है वो हम कर सकते हैं और उसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका है हाथ का बचाव। शेक हैंड ना करें और हाथ को किसी ऐसी जगह ना रखें जैसे काउंटर है केमिस्ट का, जीने की रेलिंग है, ख़ासतौर से हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स की रेलिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की रेलिंग है। तो हाथ को बचाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरे, शेक हैंड नहीं करें। शेक हैंड न करना फिर एक अच्छी बात सामने आ रही है कि नमस्ते करें। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तीसरा जो है कॉफ एटिकेट्स। खांसी अगर आए तो किसी के सामने न खांसें। सामने खांसने से जो ड्रॉपलेट्स हैं वो दूसरे आदमी के शरीर में जाती हैं। और खांसी आने के वक्त ऐसे कर लेना चाहिए, इस तरफ को या इस तरफ को। वो क्या होगा कि हमारे जो बैक्टीरिया हैं दूसरी तरफ को जाएंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें यह है कि हम एक कपड़ा रखें। कपड़ा साफ़ हो या टिश्यू पेपर हम अफोर्ड कर सकते हैं, आजकल छोटे पैकेट भी आ रहे हैं, वो हो। और उस टिश्यू पेपर को जब वो उसमें आलूद हो जाए, उसमें यूज़ हो जाए, तो उसको हम
फिर फेंकें प्रॉपर डस्टबिन में, ये नहीं कि सड़क पे डाल दें। और उसके अलावा जो है वो जो भी हमको खांसी वगैरह आ रही है उसके साथ अगर बुखार हो तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। सर आपने बताया तमाम चीज़ें कि बचने के लिए क्या क्या करें, लेकिन कोरोना वायरस के आखिरकार लक्षण क्या होते हैं? कैसे पहचाने कि ये कोरोना वायरस के लक्षण है या उस तरीके की तरफ बीमारी जा रही है? देखिए, आमतौर पर इस सीज़न में इन्फ्लुएंज़ा होता है और बहुत कॉमनली होता है और हो भी रहा है। तो हम कुछ लोगों के टेस्ट करा रहे हैं तो वो स्वाइन फ्लू भी नहीं है, इन्फ्लुएंज़ा H1N1 भी नहीं है, बल्कि H3N2 है जो कि बहुत माइल्ड है। उसमें हमको किसी ख़ास दवाई की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पेशेंट को बुखार उतारना होता है। जो लक्षण इस बीमारी के हैं वो ये हैं कि पहले तो ये बीमारी मैं बता दूं माइल्ड बीमारी होती है जो कि आम फ्लू की तरह, जो मैंने बताया, ज़ुकाम, बुखार, हेडेक, उसके साथ चली जाती है। लेकिन अगर किसी को लगे बदन टूट रहा है बहुत ज़्यादा, इसको हम डॉक्टरी भाषा में प्रोस्ट्रेशन कहते हैं, जिसको कहते हैं बदन में टूटन, जकड़न, फिर उसके बाद सेकंड या थर्ड डे बुखार आ रहा है और खांसी शुरू हो गई है और सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो ये 4 इम्पॉर्टेंट लक्षण है। अगर ये लक्षण होने शुरू हो जाएं तो तुरंत डॉक्टरी मदद मांगनी चाहिए और हॉस्पिटल में जाके चेकअप कराना चाहिए। और जो लोग शौकीन होते हैं अपना वो सैचुरेशन देखते हैं, कुछ लोग घर में वो देख लें, अगर 90 से कम है तो फ़ौरन डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। इसके बाद अगर चेस्ट में पेन है या बलगम आना शुरू हो गया है या सांस लेने में प्रॉब्लम है तो ये इम्पॉर्टेंट लक्षण है जब ये घातक हो सकता है। लेकिन 95% लोगों में ये इस तरह के लक्षण लिमिटेड होते हैं, सेल्फ लिमिटिंग इलनेस है और उसकी फैटेलिटी कम है, लेकिन लोगों में इसका डर ज़्यादा है। तो सर ऐसे में कोरोना वायरस से जिस तरीके से बार बार कहा जा रहा है कि डरने की ज़रूरत नहीं है बल्कि सावधानी बरतने की ज़रूरत है, अगर सावधानी की बात यहाँ पे की जाती है तो सैनिटाइज़र और मास्क कितने ज़्यादा कारगर साबित होंगे? मास्क जो है वो बिल्कुल नहीं, इस पे ज़ोर देना चाहिए, क्योंकि मास्क जो है वो हमारे लिए है जब हम बहुत से पेशेंट देख रहे हों, अस्पताल के स्टाफ के लिए है, नर्सेस के लिए है, पैरामेडिक्स के लिए है। एक आम आदमी जो सड़क पे चल रहा है उसको मास्क लगा के अगर वो चलेगा तो वो अपनी ही गंदी सांस दोबारा लेगा। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, मास्क सिर्फ उसके लिए है जिसको पता है कि मुझे इन्फेक्शन हो गया है, वो आदमी का इन्फेक्शन दूसरे को न जाए, उसके लिए तो मास्क है। ये बड़ा मैं बारीक फ़र्क बता रहा हूँ। जो आदमी एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन है वो मास्क लगा के न चले, उसको तो ताज़ी हवा लेनी है। मैं तो ये कह रहा हूँ लोगों से अपनी गाड़ी के शीशे भी खुले रखिए, मकान की खिड़कियाँ खुली रखिए और जहाँ ऑफिस में बैठे हैं वहाँ भी खुला रखिए। और अगर रात को आप सो रहे हैं घर में तो कोशिश करिए घर का टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास रखिए। तो इन सब सावधानियों को अगर हम करेंगे, एक आपने मास्क का पूछा और दूसरा आपने सैनिटाइज़र का पूछा है। सैनिटाइज़र का ये है, सोप वाटर से अच्छा कोई सैनिटाइज़र नहीं है, सबके पास अवेलेबल है, सस्ता है, क्योंकि हमको दिन में 10 बार 8 बार हाथ धोने चाहिए, इसलिए यही सबसे अच्छा सैनिटाइज़र है। इसके अलावा 60% अल्कोहल वाले जो सैनिटाइज़र आ रहे हैं बाज़ार में वो लिक्विड वाले हमको लेने चाहिए, वो जो जेल वाले हैं वो नहीं लेने चाहिए। लेडीज़ के लिए छोटा सैनिटाइज़र पर्स में रख सकती हैं। सर होली का त्यौहार आने वाला है, लोगों में एक डाउट ये भी है कि जो पिचकारियां मार्केट में हो उसको छूने से ना हो, या जो चाइनीज़ पिचकारी आती है रंग उनको छूने, ये भी एक थोड़ी सी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हाँ, त्यौहार तो देखिए हर साल मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ फीके ही होते जा रहे हैं, खासतौर से होली का भी। तो अब ये बहाना हो गया एक त्यौहार में फीकेपन का। हाँ, एहतियात ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि जनवरी के बाद कोई रंग वंग आया नहीं है, ये सब जनवरी से पहले स्टॉक आ गया है, तो मेरे ख्याल से इससे डरना तो नहीं चाहिए। और रंग तो हम वैसे भी अनुशासित होकर खेलेंगे, ड्राई कलर से इन्फेक्शन नहीं होगा। हाँ, इम्यूनिटी की लोग बात कर रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा स्ट्रेस से प्रभावित होती है। अच्छी दवाई है डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम, अपने रोज़मर्रा की एक्सरसाइज, अपने खान पान का ध्यान, संयमित नींद लेना और स्ट्रेस न लेना, ये सबसे अच्छी दवाई है। अगर हम ये कर सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम लोग कह रहे हैं इसमें विटामिन सी खाना चाहिए। विटामिन सी वैसे भी डेली 500 to 1 ग्राम खाना चाहिए, 500 मिलीग्राम टू 1 ग्राम, बहुत अच्छा होता है। खट्टे फल ना खाएं इसमें ज़्यादा, कि विटामिन सी के चक्कर में आप अपना गला ख़राब कर लें। और दूसरा, आइसक्रीम बिल्कुल ना खाएं,
ये डॉक्यूमेंटेड है, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के राइटअप में लिखा है। तीसरा जो है, जब दवा की हम बात करते हैं तो उसमें सबसे अच्छी दवा है गर्म पानी। गर्म पानी का हर 10-15 मिनट पे इस्तेमाल करते रहें, ये सबसे अच्छी दवा है। और जो बीमारी है उसकी दवा लें, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और भी जो भी बीमारी है उसकी दवा लेते रहें। अपने को स्वस्थ रखें, रिलैक्स रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाएं। ये वायरस है तो वायरस की कोई दवा नहीं है और दवा अभी आएगी भी नहीं इस साल, तो इसलिए आपको सबसे अच्छी दवा यही है कि एक्सरसाइज, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग ये करें। पैनिक करने से आपका स्ट्रेस बढ़ेगा और आपकी इम्यूनिटी कम होगी। हेल्थ डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन इसकी देखभाल कर रहा है, इसलिए पैनिक ना करें। तो आपने सुना कि ये थे गंगाराम के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर एम वली, जिनका कहना है कि कोरोना वायरस से डरने की नहीं बल्कि लड़ने की ज़रूरत है और इससे लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा एहतियात रखनी है हमें अपनी साफ सफाई पर। कैमरा पर्सन चंद्रदेव यादव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। न्यूज़ 18 नुमाइंदा रचना ने गंगाराम हॉस्पिटल में कोरोना वायरस से निपटने के बंदोबस्त का जायजा लिया। कोरोना वायरस से मुतल्लिक लोगों से बातचीत की। कोरोना वायरस को लेकर जिस तरीके से लगातार लोगों में एक डर का माहौल बना हुआ है और कई पॉजिटिव लोग भी सामने आए हैं, जिसको देखते हुए जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो पूरी मुस्तैदी से सभी अस्पतालों में तैयारी के साथ है। और इसके साथ ही आज डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी बैठक की है और कहा है कि कोरोना वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है बल्कि लड़ने की ज़रूरत है। लगातार ये कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने की ज़रूरत है और लोगों को बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए सावधानी की ज़रूरत है, साफ सफाई की ज़रूरत है। कोरोना वायरस से बचने के लिए बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और मास्क का उपयोग करें। इस वक्त मैं गंगाराम हॉस्पिटल में खड़ी हुई हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क लगा रखे हैं। इधर भी आप देखें तो एक भाई साहब हैं जो मास्क लगा रहे हैं। आप इधर देखेंगे तो मास्क लगा रहे हैं। मास्क से बचने की जो कोशिश है वो लोगों की तरफ से की जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि सिचुएशन में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एहतियात बरतने की ज़रूरत है, साफ़ सफाई का ध्यान रखें। और बार बार कहा गया है कि अपने हाथ को बार बार धोएं और अगर किसी भी तरीके की थकान या फिर सर में दर्द या बुखार या इस तरह लो फील होता है तो डॉक्टर के संपर्क में जाएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें और डॉक्टर जिस तरीके की सलाह देता है, जो निर्देश देता है, उनका पालन करें। यहाँ पर भी कई सारे लोग हैं। अगर आप देखेंगे तो एक भाई साहब ने मास्क भी लगा रखा है, उनसे भी पूछ लेते हैं। भैया, आपने मास्क लगाया तो कोरोना वायरस से बचाव के लिए? कोरोना वायरस के बचाव के लिए लगाया नोज मास्क हमने जी। और किस तरीके से बचाव कर रहे हैं? बार बार कहा जा रहा है हाथ धोएं, तो ये सब चीज़ें। सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी खाने से पहले हैंड वॉश कर रहे हैं और अपने आप को साफ सुथरी जगह पर रख रहे हैं, क्राउड वाले एरिया से बच रहे हैं जी। और हाथ मिला रहे हैं? जी नहीं, हाथ नहीं मिला रहे हैं। आप मिला रहे हैं? आपने नहीं लगाया मास्क? नहीं, मैंने तो मास्क नहीं लगाया, लेकिन ले लेंगे मास्क। तो यहाँ पर इनका कहना है कि बचने के लिए हमने मास्क लगाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ़िलहाल किसी से हाथ मिलाने से बचें और अगर आपको किसी से मिलना है तो नमस्कार करके उसका अभिवादन करें। हाथ मिलाने से बचें। रेलिंग्स जो होती हैं या मेट्रो में जब हम चढ़ते हैं, जो पिलर्स होते हैं, उनको पकड़ने से बचें क्योंकि इन्हीं चीज़ों से बीमारी फैलने का डर बढ़ता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोरोना वायरस से डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। कैमरा पर्सन चंद्रदेव यादव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुंबई में शाहीन बाग की तर्ज पर एहतजाज जारी है। मुंबई के मोरलैंड रोड पर खवातीन की क़यादत में गुज़श्ता एक से ज़्यादा अरसे से एहतजाज दिन रात जारी है। एहतजाज में समाजवादी पार्टी के कारकुनान ने भी शिरकत की। इस मौके पर अपना टाइम आएगा, एनआरसी जाएगा के नारे भी गूंजे। एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ सिर्फ मुसलमान ही मैदान में नहीं हैं, बल्कि दीगर मज़ाहिब के अफराद भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं। दलित, आदिवासी और भटकी समाज भी एनआरसी से मुतासिर होगा। मुंबई के आज़ाद मैदान में पसमानदा तबकात के अफराद ने एहतजाज करते हुए एनआरसी और एनपीआर और ईवीएम की भी मुखालफत की। उन्होंने एनआरसी को मुल्क के शहरियों के खिलाफ बताया। हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने एहतजाज का जायजा लिया। एनपीआर, सीए और एनआरसी के खिलाफ न सिर्फ मुसलमान बल्कि नॉमेडिक ट्राइब, खाना बदोश, भटकी जमाती और पसमानदा तबकात भी
सड़कों पर आ चुके हैं। आज आज़ाद मैदान में जो है वो पसमानदा तबकात ने एहतजाज दर्ज किया और उनका ये कहना है कि जो कानून है, ये कानून जो है वो न सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ है बल्कि दलित समाज, पसमानदा समाज, नोमैडिक ट्राइब्स, खाना बदोश और ऐसे तमाम के तमाम जाति जमाती के ख़िलाफ़ है और ये कानून वापस होना चाहिए। इसी के साथ साथ